हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूँ दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन करेंगे, विद डिटेल के साथ करेंगे। यानी इस वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चनों से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुके होंगे और ये परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना देरी से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैं क्वेश्चन, 1500 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ तबला बजाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कहाँ पे बजाया गया 1500 से ज़्यादा लोगों ने? तो ऑप्शन दे रखे अयोध्या में, नई दिल्ली, ग्वालियर या अहमदाबाद में। तो कहाँ पे बजाया गया 1500 से ज़्यादा लोगों ने? तो ग्वालियर में। अगर ग्वालियर में पूछा जाए या तो तारीख पूछी जाएगी, तो कब? 25 दिसंबर को। ग्वालियर किस राज्य का शहर है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर पूछे तो कहाँ पे बजाया गया? तो ग्वालियर किले में, ताल दरबार में। कहाँ पे? ताल दरबार जगह में। कहाँ पे? ताल दरबार में बजाया गया। अच्छा, ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे संगीत का शहर कहा जाता है। किसे कहा जाता है संगीत का शहर? तो ग्वालियर को कहा जाता है। अगर साहित्य का शहर पूछे तो आपसे, अगर साहित्य का शहर पूछे तो वो किसे कहा जाता है? साहित्य का शहर, संगीत का शहर तो हो गया ग्वालियर, और साहित्य का शहर तो कोझिकोड, केरल। कहाँ का है? कोझिकोड, केरल। केरल का शहर है, इसे साहित्य का शहर कहा जाता है। केरल का शहर है ये कोझिकोड। आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता मेरा अधिकार, मेरा अधिकार मेरा खाता, या मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा पैसा मेरे बैंक में। तो कौन सा नारा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। पीएम जनधन योजना की घोषणा कब हुई थी और शुरुआत कब हुई थी? अलग अलग डेट को हुई थी ये। घोषणा कब हुई थी और शुरुआत पूछी जाएगी आपसे। और पीएम जनधन योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी पूछ सकता है। तो पहले का नाम, घोषणा कब हुई थी? तो ये 15 अगस्त 2014 को हुई थी। कब? 15 अगस्त 2014 को हुई थी। और शुरुआत कब हुई थी? तो ये 28 अगस्त को हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। इससे पहले पीएम जनधन योजना का इससे पहले नाम क्या था? स्वाभिमान योजना था इसका नाम, स्वाभिमान योजना था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वीर बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी वर्ष में किस दिन मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर, 24 दिसंबर, 10 दिसंबर या 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कौन सा सही रहेगा वीर बाल दिवस? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो जो सिखों के 10वें गुरु है, कौन है 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की वीरता और बलिदान की याद में मनाया जाता है। कौन से गुरु? तो सिखों के 10वें गुरु। 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इनके 4 बेटों के बलिदान और वीरता के लिए, 4 बेटों का बलिदान और उनकी वीरता के लिए याद में मनाया जाता है। बेटों का नाम पूछा जाए तो 4 बेटों का नाम क्या क्या था? तो पहले का नाम था अजीत सिंह, क्या? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 बेटे थे किसके? गुरु गोविंद सिंह के, 10वें गुरु, तो यानी अंतिम गुरु भी कह सकते हैं इन्हें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया था, जिन्हें डैश कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बजट शब्द का संविधान में कोई वर्णन नहीं है, बजट शब्द का कोई वर्णन नहीं है। तो क्या वर्णन है? तो अनुच्छेद 112 में वर्णन है इसका। क्या कहा जाता है इसे? वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, ना कि बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है इसे।
बजट कौन पेश करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? 7 प्राथमिकताओं को जो अपनाया गया तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सप्तऋषि कहा जाता है, जैसे समावेशी विकास, अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं तक का विस्तार करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ावा के लिए ये 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? यानी एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठों की संख्या है? तो 23, 34, 18 या 29। और ये एलोरा गुफाएं कहाँ पे पड़ती है? तो ये औरंगाबाद में पड़ती है। औरंगाबाद ऑप्शन में आ सकता है। औरंगाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कब बनी थी ये? तो ये 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इनका, यानी सदी या शताब्दी तक इनका निर्माण हुआ था। अगर पूछा जाए किस किस राजवंश ने बनवाया था इन्हें, तो कलचुरी, चालुक्य और राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश ने निर्माण करवाया था। तो कितनी है संख्या पूछी जाए आपसे, तो कितनी है? ऑप्शन बी सही रहेगा, 34, जिसमें से 17 तो हैं हिंदू धर्म से संबंधित, 12 किससे हैं? तो बौद्ध से हैं, और 5 जैन धर्म से संबंधित है। तो ये टोटल 34 हो गई। अच्छा, इन एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1983 में दर्जा दिया गया था। किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा दिया गया था विश्व विरासत स्थल का दर्जा। अब ये पूछा जाएगा किस धर्म से है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है ये मंदिर और मठ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अजिता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 का पद्मश्री से प्राप्त हुआ, यानी 2022 का पद्मश्री मिला है इन्हें, पद्मश्री मिला है। कौन है ये? अजिता श्रीवास्तव। तो ये कहाँ की है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश की हैं। तो कहाँ की है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्तर प्रदेश की है। और किस लोक गायिका से संबंध है इनका? तो कजरी गायिका है ये। किसकी? कजरी गायिका की। कजरी गायिका है ये। कजरी लोकगीतों से इनका संबंध है। और कब मिला है? 2022 में पद्मश्री मिला है। और किस राज्य से संबंध रखती है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई? यानी किस धर्म की गई? ऑप्शन दे रखे जैन, हिंदू, मुस्लिम या सिख। किस धर्म की गई थी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जैन धर्म की गई थी। कितनी साक्षरता दर थी? तो 86% से अधिक मानी गई है, यानी प्लस मानी गई है। अगर वैसे पूछा जाए तो कितनी? तो 86.73% है इस धर्म की साक्षरता, यानी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं इनमें। और बौद्ध धर्म के लोग कहाँ पे रहते हैं ये पूछा जाएगा। जैसे अगर बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा किस राज्य में रहते हैं, तो ये महाराष्ट्र में। टोटल का कितना परसेंट? तो 56%। महाराष्ट्र में टोटल जनसंख्या का 56% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। अच्छा, भारत में पूछा जाए तो कितनी जनसंख्या है? तो 0.7% भारत में है बौद्ध टोटल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण भारत में निम्न में से किस नृत्य को मयूर यानी मोर नृत्य, कौन सा? मयूर या मोर नृत्य कहा जाता है? पड़ियानी, मयिलट्टम, कुम्मी या गर्दी को। तो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी से रहेगा, मयिलट्टम को कहा जाता है। और ये कहाँ पे किया जाता है अगर पूछा जाए तो ये केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। केरल और तमिलनाडु में किया जाता है। कौन सा? मयूर नृत्य या मोर नृत्य भी कहते हैं इसे, मयिलट्टम को।
और ये किस धर्म यानी किस देवता से संबंधित है, तो ये किस देवता से है, तो ये हिंदू देवता है कार्तिकेय। कार्तिकेय उनसे संबंधित ये त्यौहार है, यानी ये नृत्य है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, यानी सचिवालय का प्रमुख पूछ रखा है कौन होता है संसद के प्रत्येक सदन का। तो महासचिव, राष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो कौन होता है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कौन होता है, तो महासचिव होता है, सचिवालय का प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है। कौन सा उपन्यास है, तो ये हिंदी का उपन्यास है। और कौन सा, इंद्रजाल के लेखक कौन है। तो ऑप्शन दे रखे रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन। तो इंद्रजाल किसके द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। एक इनका अधूरा, जैसे अधूरा पूछा जाए, यानी अधूरा कौन सा उपन्यास था ये पूछा जाएगा, तो इरावती था इनका। कौन सा अधूरा था उपन्यास, तो इरावती था, ये पूछा जा सकता है। वैसे कौन कौन से उपन्यास हैं इनके, जयशंकर प्रसाद के, तो कंकाल, तितली, इरावती हो ही गया, इरावती हो चुका है, यानी अधूरा था, अपूर्ण कह सकते हैं। प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी और इंद्रजाल हो चुका है। तो ये किसके उपन्यास हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद के। अधूरा कौन सा था, तो इरावती था। और कंकाल, तितली, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी और इंद्रजाल, ये सभी किसके हैं उपन्यास, तो ये जयशंकर प्रसाद के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार ने FRBM यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया। यानी ये तैयार कब हुआ था, जैसे तैयार किया गया, अगर तैयार किया गया वो पूछा जाए तो कब हुआ था, तो 2003 में ये तैयार हो गया था। लागू कब हुआ था, अगर लागू पूछा जाए तो 5 जुलाई को लागू हुआ था ये, 5 जुलाई सन 2004 को। कौन सा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध। इसका क्या काम था, तो सरकारी खर्चे तथा घाटे जैसे कारकों का नज़र रखना था। किस पर, तो सरकारी खर्च पर और घाटे पर नज़र रखना था। और ये कब लागू हुआ अधिनियम लागू, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, सेशन में सन 2004-05 के सेशन में ये लागू हुआ था। और डेट पूछी जाए तो 5 जुलाई 2004 को लागू हो गया था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर में आरोही क्रम यानी घटते क्रम में बताना है। जैसे 1 नंबर पर सबसे ज़्यादा साक्षर, उसके से कम, उससे कम। तो ऑप्शन दे रखे केरल, गोवा, महाराष्ट्र। केरल है, उसके बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र। केरल, पुदुचेरी या गोवा। केरल, लक्षद्वीप या मिजोरम। केरल, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दोनों मिक्स में पूछ रखा है, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। सबसे पहले साक्षरता दर में तो केरल आता है। अगर केरल की पूछी जाए तो कितनी है, तो 93.91% है। उसके बाद कौन सा आएगा, तो लक्षद्वीप आएगा। लक्षद्वीप आएगा, लक्षद्वीप की कितनी है, तो 92.28%। उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद मिजोरम। मिजोरम की पूछी जाए तो कितनी होगी, 91.58% है। उसके बाद अगला पूछा जाए, जैसे 1 नंबर पर केरल हो गया, फिर घटते क्रम में 2 कर लक्षद्वीप, तीसरे पर हो गया मिजोरम। अगर चौथा, क्योंकि परीक्षा में चौथा भी बार बार पूछा जाता है, तो कौन सा रहेगा, तो त्रिपुरा। त्रिपुरा की कितनी है, अगर पूछा जाए तो 87.75% होगी। ये तो 4 हो गए घटते क्रम में। अगर पूछा जाए बढ़ते क्रम में तो 3 बता दे, जैसे 3, 2 और 1। तो सबसे ज़्यादा कम साक्षरता दर किसकी है, तो आप सभी को पता होगा बिहार की है। बिहार की कितनी है, तो 61.8%। उसके बाद दूसरे नंबर पर तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, तो 65.38%। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा राजस्थान।
राजस्थान की कितनी है तो 67.06%। ये नीचे के 3 हो गए और ये टॉप 4 हो गए। ये याद रखना, त्रिपुरा ज़्यादा पूछा जाता है, चौथे नंबर पर आता है ऊपर से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? यानी पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, सिक्किम, असम या बिहार में। तो कहाँ पे लगता है? तो आप सभी को पता होगा ऑप्शन ए सही रहेगा, राजस्थान में लगता है। यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए, अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा जाए तो कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक माह की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के दिन लगता है। इसे ऊँटों का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो ऊँट मेला भी कहते हैं इसे। कौन सा? ऊँटों का मेला या ऊँट मेला, ऊँटों का मेला भी कहते हैं। हजारों की संख्याओं में ऊँट इकट्ठे हो जाते हैं इस पुष्कर मेला के अवसर पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? यानी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं जाकिर हुसैन? तबला, संतूर, सितार या पियानो? तो कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। किससे है वाद्य यंत्र से? तो तबला से है। जाकिर हुसैन किसके बेटे हैं? अगर बेटे पूछे जाए तो अल्लाह रखा के हैं। किसके? अल्लाह रखा के बेटे हैं ये। और इनका संबंध पूछा जाए तो किस राज्य से संबंध है? अगर ये पूछा जाए तो महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। किसके बेटे हैं? तो अल्लाह रखा के जाकिर हुसैन बेटे हैं। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था? अगर पद्मश्री पूछा जाए, पद्मश्री पुरस्कार पूछा जाए तो कब मिला था? और पद्म भूषण दोनों पूछे जा सकते हैं। जाकिर हुसैन को कब मिले थे? पद्मश्री कब मिला था? तो 1988 में पद्मश्री मिला था। अगर पद्म भूषण पूछा जाए तो सन 2002 में मिला था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन किसने किया? तो ऑप्शन दे रखे हैं संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, या विश्व खाद्य संगठन ने, या एफएओ ने यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने। तो किसने किया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का कार्यक्रम का आयोजन? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है। और कब हुआ है इसका आयोजन? तो 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक, 5 नवंबर तक। कहाँ पे हुआ है? तो प्रगति मैदान। प्रगति मैदान कहाँ पे है आपसे पूछा जाए तो ये नई दिल्ली में है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? यानी एफएओ का मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय पूछा जाए तो आपसे कहाँ पे होगा ये? तो रोम में होगा। रोम कहाँ पे पड़ता है? तो ये इटली में है। क्योंकि कृषि से लगाना है आपको संबंध। जो कृषि करता है यानी कृषि करने वाला, उसका रोम रोम जल जाता है धूप में रहकर। तो कृषि करने वाले का रोम रोम जल जाता है। इसलिए कहाँ पे है कृषि संगठन? तो ये रोम में है। रोम कहाँ पे है? तो इटली में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या है? कौन सा पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे किया गया है उद्घाटन? तो ये हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद शहर कहाँ पे पड़ता है? तो ये तेलंगाना में पड़ता है। तो ट्रैक का नाम क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं सन साइकिल, इको पैडल, या सोलर राइड, या हेल्थ वे। तो क्या नाम रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्या नाम है ट्रैक का? हेल्थ वे। लंबाई कितनी है इसकी? कितना लंबा ट्रैक है? तो ये 23 किलोमीटर लंबा है। कितना? 23 किलोमीटर लंबा है। और उद्घाटन कब हुआ है? अगर उद्घाटन पूछे आपसे तो कब हुआ है उद्घाटन? 2 अक्टूबर को उद्घाटन किया है 2023 को। कितना लंबा है ये ट्रैक? तो ये ट्रैक है 23 किलोमीटर लंबा है और उद्घाटन 2 अक्टूबर को किया है। और कहाँ पे है ये पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक? तो ये हैदराबाद में किया गया है उद्घाटन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं अरविंद सुब्रमण्यम,
विवेक देवरॉय या वी अनंत नागेश्वरन या श्री अमित दलाल। तो कौन है वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, वी अनंत नागेश्वरन। वी मतलब क्या होगा? तो वेंकटरमन, क्योंकि पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, वेंकटरमन। अनंत नागेश्वरन मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वर्तमान में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य, तो एक केरल का है। तो पद्मश्री किसे मिला है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, कनक रेले, केपी कटियप्पा, महबूब सुबानी या सुचित्रा एल्लागो। तो किसे मिला है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पद्मश्री मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो एक केरल का है। तो आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कनक रेले को। कब मिला है पद्मश्री? तो 1990 में मिला है, 1990 में मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? तो गुजरात का गौरव पुरस्कार भी मिला हुआ है कनक रेले को। कौन सा? गुजरात का गौरव पुरस्कार। कहाँ का? तो गुजरात राज्य का, गुजरात का। कब मिला था? तो 1989 में मिला था। उसके बाद पद्मश्री कब मिला था? तो पद्मश्री मिला था उन्हें 1990 में। किस नृत्य के लिए मिला था? तो मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? कौन सी? तो सितारा देवी। ऑप्शन दे रखे, कथकली या भरतनाट्यम, कथक या मणिपुरी। तो सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? सितारा देवी का। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का भी कह सकते हैं। और इन्हें पद्मश्री कब मिला था सितारा देवी को? तो 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और इन्हें अन्य नाम से, किस नाम से जाना जाता था? तो कथक की क्वीन के नाम से ये मशहूर थी। कौन? सितारा देवी। किस नाम से? तो कथक क्वीन के नाम से। और इन्हें 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। कब? 1969 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पद्मश्री 1973 में मिला था। और कालिदास सम्मान पुरस्कार भी मिला था। वो कब मिला था? तो 1995 में मिला था सितारा देवी को ही कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1995 में। संगीत नाट्य अकादमी 1969 में। और पद्मश्री तो ये मिला था 1973 में। और किस नाम से जानी जाती थी ये सितारा देवी? तो कथक की क्वीन के नाम से प्रसिद्ध थी ये। और शास्त्रीय नृत्य तो कथक सितारा देवी का संबंध था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन दे रखे हैं, वज्रमित्र, अग्निमित्र, पुष्यमित्र या वसुमित्र। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? और ये मौर्य वंश के जो अंतिम राजा था उसकी हत्या करके की थी। उसका सेनापति हुआ करता था ये। तो अंतिम शासक कौन था? अंतिम राजा मौर्य वंश का तो कौन था? राजा भद्रथ था। इनकी हत्या कर दी गई थी, ये उनका सेनापति होता था। उसके बाद ही शुंग वंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। हत्या करके फिर इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है। यानी क्या कहलाता है जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है? कृषि का हिस्सा। ऑप्शन दे रखे हैं, संशोधित, संतुलित या आयातित या बाजार। तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, बाजार अधिशेष कहलाता है वो, कृषि का हिस्सा जो बाजार में बेचा जाता है किसानों द्वारा। अच्छा, भारत में पहले एमएसपी कब लागू हुई थी? एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य
कब लागू हुआ था और किस फसल पे हुआ था, तो गेहूं की फसल पे हुआ था ये। और कब लागू हुआ था भारत में, तो 1966-67 में। हरित क्रांति का दौर चल रहा था, उसी पर एमएसपी सबसे पहले भारत में लागू हुई थी। और किस फसल पर, तो गेहूं की फसल पर हुई थी लागू। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया था, तो फरवरी में। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1922 में, 1924 में, या 1925 या 1927 में। तो कब लिया था, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 1922 में, यानी 4 फरवरी को चोरा चोरी घटना के बाद। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना हो गई थी। घटना के बाद कितने पुलिसकर्मी जला दिए गए थे, तो मृत्यु कितने की हुई थी, तो 22 पुलिसकर्मी। ये भी पूछ सकता है आगे आपसे, डीप में पूछे तो पुलिसकर्मी की मौत के कारण। और आधिकारिक समापन कब हुआ था, यानी वापस कब लिया था, पूरी तरह आपसे ये पूछे जाए तो 12 फरवरी को लिया था आंदोलन। कौन सा, असहयोग आंदोलन, 12 फरवरी 1922 को। और शुरू कब हुआ था, अगर शुरू पूछे शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 में हुई थी असहयोग आंदोलन की, 1920 में। और कांग्रेस द्वारा औपचारिक रूप से शुरुआत कब की गई थी, तो 5 सितंबर को। हरी झंडी मिल गई थी 5 सितंबर को कांग्रेस द्वारा, जब उनका अधिवेशन हुआ था। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से ग्रहित थे, यानी लिए गए थे। तो ऑप्शन दे रखा है यूएसए यानी अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या यूएसएसआर, जो अब रूस है, रूस कहलाता है, यानी उसके टुकड़े हो गए यूएसएसआर के। तो कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, यूएसएसआर से। कब लिए गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने जोड़े गए थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 11वां कब जोड़ा गया था, अगर आपसे पूछे तो 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में जोड़ा गया था 11वां। अब वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, जब संविधान लागू किया गया था, जब एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ये भी याद रखना। कब जोड़े गए थे, तो 1976 में 10 जोड़े गए थे। और भाग में पूछे, भाग कितने में है, तो भाग 4A में है। और अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद कौन सा है मूल कर्तव्य होगा, तो अनुच्छेद 51A या कह सकते हैं आपको। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, किसका विकास करना था। तो ऑप्शन दे रखे नदियों, इमारतों, वास्तुकला या कृषि का। तो आप सभी को पता होगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कृषि विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। कब से कब तक चला था उनका कार्यकाल, तो 1951 से लेकर 56 तक चली थी। मॉडल पूछे तो कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो हेरोड डोमर मॉडल पर। लक्ष्य कितना था और वास्तविक प्राप्ति कब हुई, ये भी पूछा जाएगा। वास्तविक प्राप्ति और लक्ष्य कितना प्रतिशत, वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई थी और लक्ष्य था 2.1% का, और वास्तविक प्राप्ति कितनी हो गई थी, तो 3.6%। अच्छा, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अगर डीप में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1951 से 1956 तक, यानी 5 वर्ष के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती है, क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दे रखे डिवेंचर, परिसंपत्तियां, ऋण या देयताएं। तो कौन सी कहलाती है, तो ऑप्शन बी से रहेगा, क्या कहलाती है, परिसंपत्तियां। जैसे
कौन कौन सी होती है? जैसे मशीन हो कोई, परिसंपत्तियाँ, मशीन और भूमि, भवन, ट्रक आदि किन के अंतर्गत आते हैं ये? तो ये परिसंपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य यानी मार्शल आर्ट है के रूप में है? तो कहाँ का? मणिपुर का। तो ऑप्शन दे रखे है बिहू, डंडा यात्रा, कुम्मी या थांगटा। तो कौन सी मार्शल आर्ट रहेगी मणिपुर की? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, थांगटा। और कौन सा त्योहार पूछा जा सकता है आपसे? तो लुई नगाई ली। कौन सा? लुई नगाई ली। कौन सी जनजाति? तो ये नागा जनजाति मनाती है इस त्योहार को। कौन सी? नागा जनजाति। और कितने दिन चलता है? तो ये 15 दिन चलता है। बिहू कहाँ का है? तो बिहू असम का है, वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। डंडा जात्रा होता है, ये यात्रा नहीं जात्रा। तो ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। कुंभी कहाँ का है? कुम्मी। तो ये केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। केरल तमिलनाडु में मनाया जाता है। संगाई कहाँ का है? ये भी परीक्षा में ज़्यादा बार पूछा जाता है। कौन सा? संगाई। तो ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ गए हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे यानी पीएम कौन थे उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में? तो कब से कब तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना? तो 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। उद्देश्य क्या था? अगर आपसे पूछे उद्देश्य क्या था, तो औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना। लक्ष्य कितना था और वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है। लक्ष्य था 5.6% का और वास्तविक प्राप्ति कितनी हुई थी? तो 6.78% हुई थी। और उस समय पीएम कौन थे? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पीएम कौन थे? तो ऑप्शन दे रखे मनमोहन सिंह, LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव या नरेंद्र मोदी जी। तो कौन थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, PV नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब तक कार्यकाल था? तो 1992 से लेकर 1997 तक। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है यानी नौचंदी मेला कहाँ पे लगता है, किस राज्य में? तो ऑप्शन दे रखे हैं केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो कहाँ पे लगता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश में। जगह पूछे तो मेरठ में लगता है। मेरठ की शान कहा जाता है इस मेले को। कहाँ पे लगता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। शुरुआत कब हुई थी? अगर शुरुआत पूछे इस मेले की तो 1672 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ की शान है? तो मेरठ की शान माना जाता है इस मेले को। कौन सा? नौचंदी मेला। उत्तर प्रदेश से संबंध है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1889, 1878, 1879 या 1892 में। और एक ये पूछा जा सकता है डुरंड कप 2023 कौन सा संस्करण था? तो 132वां संस्करण था। किस टीम ने जीता और उपविजेता यानी हारी टीम फाइनल में? उपविजेता कौन सी? यानी पूर्वी बंगाल या ईस्ट बंगाल कह सकते हैं, ईस्ट बंगाल। विजेता टीम कौन सी थी? तो पहले ये बताना है मोहन बागान क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए से रहेगा 1889 में हुई थी यानी 15 अगस्त 1889 में। जगह पूछे तो कोलकाता शहर यानी वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का ये शहर है यानी राजधानी है इसकी। और किसने जीता है डुरंड कप 2023 वाला 132वां संस्करण? तो इसी मोहन बागान ने ही जीता है, मोहन बागान ने। कौन सी बार जीता है? तो ये 17वीं बार जीता है। और किससे संबंध है डुरंड कप का? तो ये फुटबॉल से है।
ये भी याद रखना। क्वेश्चन है, सन 2028 की घोषणा से पहले आखिरी बार क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? क्रिकेट का कौन सा संस्करण? तो T20 संस्करण होगा ये। ओलंपिक में कब किया गया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं सन 2000, 1924, 1900 या 1988 में। तो कब किए गए थे? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सन 1900 में किए गए थे। और ये कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था ये संस्करण, पेरिस फ्रांस में। अब 2024 वाले भी ओलंपिक कहाँ पे होंगे? तो पेरिस फ्रांस में होंगे। और 2028 वाले कहाँ पे होंगे? तो ये यूएसए में होंगे। यूएसए का पूछे तो लॉस एंजलिस में, एंजलिस यूएसए यानी अमेरिका में होंगे 2028 वाले। तो उसमें क्या जोड़ा गया है? तो क्रिकेट का कौन सा? T20 संस्करण ओलंपिक में शामिल होगा। अगर 1900 में की पूछा जाए तो कौन सी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो ब्रिटेन ने जीता था। ये पहली और आखिरी बार ही क्रिकेट को जोड़ा गया था। ब्रिटेन को ने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। और किसको हराकर? तो फ्रांस को हराकर। और 2028 के कहाँ पे होंगे? तो यूएसए में। और 2024 के कहाँ पे होंगे? तो पेरिस फ्रांस में होंगे। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2023 में न्यूजीलैंड आम चुनाव के बाद निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं, यानी पीएम कौन बने हैं 2023 में? ऑप्शन दे रखे हैं क्रिस हिपकिंस, क्रिस्टोफर लक्सन, एंड्रूज फिशर या जॉर्ज रीड। तो कौन बने हैं? आम चुनाव कब हुए हैं न्यूजीलैंड के? ये भी पूछ सकता है आपसे। तो कब हुए हैं ये? तो 14 अक्टूबर 2023 को आयोजन हुआ है। और किसे हराकर? तो हारे हैं ये क्रिस हिपकिंस, ये हार गए हैं। और कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। उससे पहले पीएम कौन होते थे? तो ये उससे पहले के पीएम थे, हिपकिंस पहले पीएम थे। अब कौन बन गए 2023 में? तो क्रिस्टोफर बन गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2023 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? वर्ष 2023 में स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 12 अक्टूबर को हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को। कहाँ पे मनाया है? तो ऑप्शन दे रखे हैं कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो ऑप्शन दे रखे 30वां, 31वां या 36वां या 35वां। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 30वां। कहाँ पे मनाया है? तो ये नई दिल्ली में मनाया है। गठन पूछे तो कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अध्यक्ष पूछे, अगर आपसे वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो कौन है? तो अरुण मिश्रा, अरुण मिश्रा वर्तमान अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पूछ सकता है आपसे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को एक और चीज़ होती है, आपको पता होगा, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्या? नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम यानी मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन दे रखे 25 वर्ष, 34 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो किसके लिए पूछ रखी है? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए सेम होती है, राज्यपाल पूछ ले या राष्ट्रपति के लिए। तो कितनी होती है? तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 35 वर्ष। 35 वर्ष ही राज्यपाल की होती है। अगर आपसे पूछे लोकसभा सदस्य की, तो लोकसभा सदस्य और पीएम की 25 वर्ष होती है। लोकसभा, विधानसभा ये सदस्य की, और पीएम बनने की और मुख्यमंत्री बनने की ये 25 होती है। 30 किसकी होती है? तो विधान परिषद की और राज्यसभा की। सदस्य बनने के लिए कितनी होती है? तो ये 30 वर्ष होती है। और 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होती है। वोट डालने की उम्र कितनी होती है? वोट या मत करने के लिए तो 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष होती थी, तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई? 18 वर्ष कर दी, यानी 21 वर्ष से घटाकर। तो कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था ये? 1988 में। तो कितनी कर दी गई वोट डालने की उम्र? तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से संशोधन के तहत? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगर पूछे पंचायत में
सरपंच बनने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? सरपंच के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होती है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 49वें। वर्तमान कौन से हैं? तो वर्तमान 50वें हैं। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? तो इनका कार्यकाल रहेगा 2024 तक। 50वें का 2024 नवंबर तक। उसके बाद 51वें बनेंगे। 51वें कौन होंगे? तो संजीव खन्ना जी होंगे। संजीव खन्ना जी 51वें मुख्य न्यायाधीश। और इनका कार्यकाल कब से होगा? तो 11 नवंबर से 2024 से लेकर 13 मई 2025 तक होगा इनका कार्यकाल। कौन से का? 51वें। और 50वें कौन है? तो 50वें होंगे DY चंद्रचूड़। कौन? DY चंद्रचूड़, जो वर्तमान है 50वें। कार्यकाल कब खत्म होगा? तो नवंबर सन 2024 में होगा। तो 49वें पूछ रखे, ऑप्शन दे रखे हैं, उदय उमेश ललित, नूतन पाटी वेंकट रमन, अरविंद बोबडे या DY चंद्रचूड़। तो कौन से हैं 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश पूछ रखे हैं? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उदय उमेश ललित जी हैं। 50वें कौन है? तो जो वर्तमान में है 50वें हैं मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल 2024 तक है। उसके बाद 51वें बनेंगे संजीव खन्ना जी। इनका कार्यकाल कब तक होगा? तो 13 मई 2025 तक होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवहकता होती है? यानी विद्युत चालकता होती है या विद्युत संवहकता होती है, किस धातु में? ऑप्शन दे रखे सोना, चांदी, लिथियम या प्लेटिनियम। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो ऑप्शन बी से रहेगा, चांदी में होती है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो Ag के नाम से। और इसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पूछे तो कितने नंबर पर आता है? तो ये 47 पर आता है। उसके बाद कौन सा होता है? चांदी से कम तो तांबा होता है। तांबा से कम कौन सा होगा? तो सोना होगा। सोना से कम चालकता वाला, विद्युत चालकता वाला, तो एल्यूमिनियम। तांबे को किससे? तो प्रतीक क्या होगा? Cu होगा। इसका परमाणु संख्या कितनी होगी? तो 29 होगी। सोने की Au के नाम से जाना जाता है, इसे Au प्रतीक होता है। और इसका परमाणु संख्या तो 79 होगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं कैलिस्टो, लो, चंद्रमा या टाइटन। तो आप सभी को पता होगा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है पृथ्वी का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी से बीच की दूरी अगर पूछिए आपसे, बीच की दूरी कितनी होती है? तो 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर होती है। और कितना हिस्सा दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का? दिखाई देता है, ये पूछा जाए तो कितना? तो 59%, यानी 59% दिखाई देता है। और कितना नहीं दिखाई देता ये भी पूछ सकता है। तो नहीं दिखाई देता तो 100 में से घटाएंगे, यानी 41% नहीं दिखाई देता है हमें पृथ्वी से। पृथ्वी पर इसकी चंद्रमा के जो प्रकाश है वो कितनी देर में रोशनी या प्रकाश कितनी देर में पहुंच जाता है? तो 1.3 सेकंड में, 3 सेकंड में पहुंच जाता है, यानी 1 सेकंड से ज़्यादा समय लेता है प्रकाश पहुंचने में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष डैश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। यानी कब तक पूरा करना है इसको, स्वच्छ भारत मिशन को? तो ऑप्शन दे रखे हैं अक्टूबर 2, 2018, 2 अक्टूबर 2017, 2 अक्टूबर 2019 या 2 अक्टूबर 2015। वैसे शुरू कब की गई थी ये योजना? शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। और लक्ष्य कब तक था पूरा करने का? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन का। दूसरे चरण की शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण की, यानी 2.0 की शुरुआत कब मानी जाती है, किस सन में हुई है? तो सन 2020-21 में।
ये याद रखना, ये भी पूछ सकता है। पहले चरण की शुरुआत तो 2 अक्टूबर 2014 को कब तक हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2019 तक चली थी। दूसरे संस्करण की या दूसरे चरण की कह सकते हैं तो कब, 2020-21 में हुई है शुरुआत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोलास्का के अंतर्गत यानी मोलास्का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, स्टिंगरे, ओटोपस, टर्टल या मस्का। तो कौन आते हैं, तो ऑप्शन बी से रहेगा, ओटोपस यानी अष्टबाहु। अष्टबाहु के नाम से जाना जाता है इसे, ओटोपस या अष्टबाहु। किसके अंतर्गत, मोलास्का के अंतर्गत। ये कौन सा बड़ा, ये दूसरा बड़ा संघ है। कौन सा, दूसरा बड़ा संघ है। तो सबसे बड़ा संघ पूछे कौन सा होगा, तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है। उसके बाद दूसरा मोलास्का। इसमें कितनी प्रजातियां हैं, लगभग पूछी जाए तो कितनी प्रजाति आती है, तो 85,000 प्रजातियां हैं। और ये सबसे बड़ा समुद्री संघ भी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा समुद्री संघ कहते हैं इसमें, समुद्री संघ। और कौन कौन से आते हैं मोलास्का के अंतर्गत, तो ऑक्टोपस यानी अष्टबाहु और घोंगा, ये जीव आते हैं। घोंगा, खाइटन, समुद्र फैनी और अष्टबाहु हो गया। अष्टबाहु को ऑक्टोपस भी कहते हैं। और कितनी प्रजातियां हैं, तो 85,000। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखे हैं, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते। कौन सी नृत्य शैली में, यानी शास्त्रीय नृत्य में। ऑप्शन दे रखे, कुचिपुड़ी, ओडिसी, भरतनाट्यम या सतरिया। तो किस में जीते हैं, कच्चीपुड़ी कहाँ का है, तो कच्चीपुड़ी आंधे लोग खा जाते हैं, उन्हें पता नहीं लगता, तो आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी ओडिशा का है। भरतनाट्यम तो ये तमिलनाडु का है। सतरिया कहाँ का है, तो ये असम का है। तो जतिन गोस्वामी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन डी से रहेगा, सतरिया से। सतरिया कहाँ का है, तो असम का है। जतिन गोस्वामी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, तो सन 2008 में मिला था इन्हें पद्मश्री। कौन सा, पद्मश्री मिला था। और सन 2004 में कौन सा मिला था, तो संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, कौन सा, सन 2000 में तो संगीत वाला मिला था और 2008 में पद्मश्री मिला था। और इनका संबंध किससे है, तो सतरिया नृत्य जो असम का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर ने किस वर्ष को मार्शल लॉ यानी सैनिक कानून के दौरान कमान संभाल ली थी, यानी सैनिक कानून। तो ऑप्शन दे रखे 1819, 1945, 1929 या 1919 में। तो कब संभाली थी, तो ऑप्शन डी से रहेगा, 1919 में। इसकी हत्या कब हुई थी, जनरल डायर की हत्या किसने की थी और कब हुई थी, तो 13 मार्च 1940 को हत्या हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो लंदन में हुई थी। किसने की थी हत्या, किसने की थी, तो उधम सिंह ने की थी। और जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली कब चलाई थी, तो 13 अप्रैल को चलवाई थी, 13 अप्रैल 1919 को। कितने निहत्थे लोग मारे गए थे, तो 379 लोग मारे गए थे। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। निहत्थे लोग, गोली चलवा दी थी 13 अप्रैल 1919 को। फिर हंटर आयोग बनाया था जांच के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने का में क्या मदद करता है, यानी विदेशी मुद्रा हमारे जैसे भारत देश में कैसे आएगी, देश में वापस आएगी। तो कैसे आएगी, निर्मित वस्तुओं का आयात करके, मशीनों का आयात करके, या कच्चे माल आयात, या निर्मित वस्तुओं का निर्यात करके। यानी बेचेंगे जब ही वस्तुएं, यानी विदेशी मुद्रा यानी
विदेशी पैसा आएगा तो किससे आएगा, तो ऑप्शन डी से ही रहेगा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात करके। निर्यात करेंगे तभी विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है, यानी सभी 3 भारत में है, एक को छोड़कर। तो कौन सा है, हल्लूर, मागड़ा, मेरगढ़ या चिरांद। तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। मेरगढ़ कहाँ पे है ये, तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पे है ये, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, पाक में है ये। हल्लूर कहाँ पर है, तो हल्लूर कर्नाटक में है, भारत में है। मागड़ा या मैगड़ा कह सकते हैं, तो ये कहाँ पे है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ पे है, तो चिरांद है बिहार में। तो भारत में कौन सा नहीं है, तो मेरगढ़ नहीं है। ये कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, या बलूचिस्तान क्षेत्र में। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम क्या है CRR। तो ऑप्शन दे रखे हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रेशनिंग रिजर्व, या कैश रेट रेशियो, कैपिटल रिजर्व रेशियो। तो कौन सा सही रहेगा CRR का, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, कैश रिजर्व रेशियो। ये बैंक की जमा राशि होती है जो RBI के पास जमा होती है कैश के रूप में। किसके पास, तो RBI के सभी बैंकों की एक अनुपात में होती है, और वो किसके पास जमा होती है कैश के रूप में, तो RBI के पास होती है सभी बैंकों की, एक अनुपात में होती है ये CRR, सभी बैंकों की होती है। RBI के वर्तमान गवर्नर पूछ सकता है आपसे, स्थापना वगैरह तो आपको पता होगी। तो वर्तमान गवर्नर कौन से हैं, तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। कौन है, आपसे नाम पूछे तो शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है RBI की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कलाकार में या कलाकार ने सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। कब जीता था, तो वर्ष 2000 में। कौन सा पद्म विभूषण, तो ऑप्शन दे रखे, पंडित बिरजू महाराज, जतिन गोस्वामी, अमाला केकिनेनी या केलुचरण महापात्रा। तो महापात्रा वाले आपको सभी को पता होगा, याद होगा, जिनके पीछे महापात्रा लगा हो वो किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य से, तो वो ओडिसी वाले होंगे सब, उड़ीसा वाले यानी ओडिसी। महापात्रा जिनके पीछे लगा हो तो किस कहाँ के होंगे वो, तो वो ओडिशा के होंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, सन 2000 में किसे पद्म विभूषण मिला था, तो ऑप्शन डी से ही रहेगा, केलुचरण महापात्रा, जिनका संबंध किससे है, तो ओडिसी नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो ये कथक से, कथक के कलाकार हैं। इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, अगर पद्म विभूषण पूछे तो कब मिला था इनको, तो 1986 में मिला था। जतिन गोस्वामी, इन्हें कब मिला था, तो सन 2004 में। तो इन्हें कौन सा मिला था बताओ, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और 2008 में कौन सा मिला था, तो पद्मश्री मिला था इन्हें। और किस नृत्य से संबंध रखते हैं जतिन गोस्वामी, तो ये सतरिया। सतरिया किस राज्य का है, तो ये असम का है। ये था हमारा टेस्ट आज का। अगर आपको टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए सभी वीडियो के अपडेट के, तो आप बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।